Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So guys, after a long time I am back. So let's continue this chapter, chemical control and coordination. And in previous lecture we studied about hypothalamus, our super master gland, and pituitary, our master gland, and we also read about thymus gland, pineal gland. Clear? So let's continue discussing about other glands. And the first gland we are going to study today is our pancreas. ठीक है, तो pancreas नाम सुनते ही आपको digestion की बात याद आती है. ठीक, तो let's see, this is your intestine. ठीक है, this is your small intestine. ये उसका एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं duodenum. ठीक है, इस पार्ट के अंदर, इस कर्व के अंदर ये जो लीफ शेप ग्लैंड है इसको हम कहते हैं पेनक्रियास. ये जो येलो कलर में आपको दिख रही है, ठीक है, मैंने इसको येलो कलर में रिप्रेजेंट किया है यहाँ. दिस येलो पार्ट क्या है? ये पेनक्रियास इसको हम कहते हैं. ठीक है, तो पेनक्रियास कहाँ मौजूद है? हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका ये पार्ट है ड्यूडेनम. इसके कर्व के अंदर ये लीफ शेप ग्लैंड, इसको हम पेनक्रियास कहते हैं. पहला पॉइंट, लीफ शेप ग्लैंड है ये. ठीक है, प्रेजेंट इन सी शेप, या फिर इसको हम कहते हैं यू शेप भी. सी और यू में ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इसको सी शेप भी कहा जाता है और इसको यू शेप भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम अभी की स्टडी को देखें तो इसको सी शेप कह के रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप सी शेप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, कर्व ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के कर्व के अंदर प्रेजेंट है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात कि इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इसको हम. ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एंडोक्राइन पढ़ा है, एक्सोक्राइन पढ़ा है. ठीक है, लेकिन ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू. ठीक है, हेट्रोक्राइन मतलब डिफरेंट, इसके अंदर जो ग्लैंड्स है एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है. ये दोनों ग्लैंड मिलकर क्या बना रहे हैं? ये दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मिलके हेट्रोक्राइन ग्लैंड को बना रहे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर एक्सोक्राइन भी प्रेजेंट है और एंडोक्राइन भी प्रेजेंट है. अब इसका देखते हैं हम. ये जो पूरा येलो पार्ट है, ये जो पूरा दिस होल येलो पार्ट इज़ नोन एज एक्सोक्राइन. 99% पार्ट इसका एक्सोक्राइन कहलाता है. ठीक है, इसका जो 99% पार्ट है वो क्या है? एक्सोक्राइन कहलाता है. अब क्या बचा? सिर्फ 1% बचा. ठीक है, अब बाकी का जो रिमेनिंग 1% है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंडोक्राइन. ठीक है, दिस छोटू सा पार्ट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन. ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इस छोटे से पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस 1% को, दिस 1% आर कॉल्ड एज आइल्स ऑफ लैंगरहैंस. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस इसको हम कहते हैं. आइल्स का मतलब है आइलैंड. ठीक है, आइल्स का मतलब है आइलैंड. लैंगरहैंस वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको स्टडी किया था. ठीक है, अच्छा चलिए, तो उन्होंने क्या कहा है, लैंगरहैंस ने क्या कहा है कि ये पूरा एक्सोक्राइन के ओशन के अंदर, ये एक्सोक्राइन का ओशन है पूरा. ठीक है, इस पूरे एक्सोक्राइन के ओशन के अंदर ये छोटा सा जो आइलैंड है ये कहलाता है एंडोक्राइन. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था. और इस आइलैंड को क्या कहा जाता है? आइलैंड को कहा जाता है आइल्स. ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं, कौन कौन से ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. अब ये जो एक्सोक्राइन है जिसका 99% पार्ट है पेनक्रियास के अंदर, ये एक्सोक्राइन क्या करता है? ये बनाता है पेनक्रियाटिक जूस. ठीक है, ये एक्सोक्राइन क्या करता है? ये बनाता है पेनक्रियाटिक जूस, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लॉट्स ऑफ एंजाइम. ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह. ठीक, अच्छा, अब अगर हम इस एंडोक्राइन पार्ट को देखें, ये जो 1% जो एंडोक्राइन पार्ट है जिसको हमने क्या कहा है? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस का है. अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है? इसके अंदर अल्फा सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, बीटा सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर गामा सेल प्रेजेंट नहीं है. इसके अंदर डेल्टा सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, ये 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट है इस 1% के अंदर. अब ये सेल्स क्या करते हैं? ये सेल्स अब हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. हर सेल अपना अलग हार्मोन प्रोड्यूस करता है. ये जो अल्फा सेल है ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन. इट्स नॉट ग्लाइकोजन, इट्स ग्लूकागॉन. ठीक है, अब ये जो बीटा सेल है
ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन तो हर किसी को ही पता होगा, ठीक है। और ये जो डेल्टा सेल है ये कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टैटिन को। सोमैटोस्टैटिन ये नाम हमने हाइपोथैलेमस जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी इस नाम का हमने जिक्र किया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये सोमैटोस्टैटिन दो जगह से आ रहा है, एक हाइपोथैलेमस से आ रहा है और दूसरा इस डेल्टा सेल से आ रहा है। ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? ये इन दोनों को, ग्लूकागॉन और इस इंसुलिन इन दोनों को ये इनहिबिट करता है, ठीक। अच्छा, अब हमें इसका तो पता चल गया ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इन दोनों को इनहिबिट करता है। अब ये ग्लूकागॉन और ये इंसुलिन ये दोनों क्या काम करते हैं, तो इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। आपको पहले से आइडिया होगा कि इंसुलिन क्या करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकागॉन को देखते हैं हम। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा, जिस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और वही इंसुलिन क्या करता है? इसका बिल्कुल उल्टा काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट कहते हैं। अब हाइपर और हाइपो का मतलब आपको अच्छी तरह पता है। हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट का है हमने। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे हाइपो का नाम दे दिया इसको, ठीक है। टर्म्स को याद रखना बहुत ही आसान है अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के याद रख लें, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये तो समझ आ गया कि ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन वो कब इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को? ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज तब करेगा जब आपने टाइम पे खाना नहीं खाया। अब जैसे आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आप लंच टाइम हो चुका है, आपको लग रही है भूख, लेकिन आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, और आप बैठे हुए भी फ्रंट सीट पे कुछ चुपके से खा भी नहीं सकते, तो उस टाइम आपने कुछ खाया भी नहीं, ठीक है, कुछ खा नहीं सकते आप, तो आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपके ब्रेन को ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप कुछ खा पी नहीं पा रहे होते, ठीक है, और आपको भूख भी लग रही होती है, आपके जिस्म को, आपके सेल्स को भूख लग रही होती है, उसको ज़रूरत होती है एनर्जी की, उस टाइम पे आपके जो बॉडी के अंदर जितने भी फैट्स हैं, शुगर्स हैं, तो उन सब को, प्रोटीन्स वगैरह को तोड़ तोड़ के उससे एनर्जी बनाई जाएगी, ठीक है। मतलब आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखा जाएगा। अब आपने कुछ खाया नहीं, कुछ लिया नहीं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखना, उसको इंक्रीज़ करने का काम किसका है? ग्लूकागॉन का। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है। आपने अगर बहुत सारा कुछ मीठा खा लिया, बहुत सारी आपने शुगर ले ली, तो उसको ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको एक ब्लड लेवल को ये मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं? अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एंटागोनिस्टिव काम करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो हम उसको अभी नीचे डिस्कस करेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एंटागोनिज्म को डिस्कस करेंगे इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बीच, ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट किस तरह से काम करते हैं। इंसुलिन का आपको पता है क्या करेगा? ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करेगा। तो किस तरह से डिक्रीज़ करेगा उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे दोबारा से मेंशन किया हुआ है, एक्सेस शुगर और ग्लूकोज को ये क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। इंसुलिन एक केमिकल मैसेंजर है, जैसे हमने न्यूरॉन्स वगैरह का पढ़ा था। अब वो न्यूरॉन्स सिर्फ उसी सेल के पास जा सकते हैं जिन सेल के ऊपर उनके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, सिर्फ उन्हीं को वो मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलिन का यहाँ पे जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है। इंसुलिन का इफ़ेक्ट हर किसी के ऊपर होता है, क्योंकि इंसुलिन का इफ़ेक्ट हर किसी पे इसलिए है क्योंकि इंसुलिन ने हर किसी से काम करवाना है अपने मुताबिक। अब हर सेल्स को चाहिए कि वो इंसुलिन की बात सुने, तो हर सेल के ऊपर इंसुलिन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ज़रूर होगा। बिना रिसेप्टर के इंसुलिन अपना मैसेज दे ही नहीं सकता किसी सेल को, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज़ अ केमिकल मैसेंजर, ठीक है। और हर सेल के ऊपर इंसुलिन के लिए क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इंसुलिन ने सबसे पहला काम क्या किया? हमने बहुत ज़्यादा शुगर ले ली, बहुत ज़्यादा हमने खा लिया सब कुछ। अब इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन कहता है सेल्स को कहता है कि आप ग्लूकोज का अपटेक करें, जितना खाना है खाओ,
ठीक है। दिल भर के खाओ, जितना स्टोर करना है सेल्स को कहता है करो, जितना खाना है वो खाओ, ठीक है। अब इंसुलिन ने क्या कहा है सेल्स को? इंसुलिन ने कहा है इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, ठीक है। सेल्स को कहा है कि ग्लूकोज जितना ज़्यादा खा सकते हो खाओ, ठीक है। सेल्स को कहा है जितना ज़्यादा ग्लूकोज खा सकते हो खाओ। एक इस सूरत में वो ब्लड से ग्लूकोज को कम करेगा। अब ब्लड में ना ग्लूकोज का एक लेवल है, ठीक है, उस लेवल को मेंटेन रखना है इसने। ब्लड में शुगर का लेवल कितना होता है? 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। इतना उसने शुगर को ब्लड में मेंटेन रखना ही रखना है, उससे ज़्यादा इंसुलिन ने नहीं शुगर को जाने देना ब्लड में, ठीक है। अब उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये क्या करेगा? पहला काम सेल्स को बोलेगा जितना खाना है खाओ, ठीक है। अब दूसरा काम ये क्या करेगा? दूसरा काम करेगा कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकागॉन नहीं, ये एक अलग चीज़ थी, ये है ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज करती। ये क्या करेगा? ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज लाइक अ बैंक, ठीक है। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है ताकि ज़रूरत जब पड़े तब उस ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी बनाई जाए, ठीक है। अब तीसरा काम ये क्या करेगा? तीसरा काम करेगा कन्वर्ट इट टू फैट्स एंड लिपिड्स। क्या करेगा? उस शुगर को, उस ग्लूकोज को क्या करेगा? ये फैट्स में और लिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये तीन काम ये करवाएगा इंसुलिन। इन तीन काम की वजह से ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन हो जाएगा, इसीलिए इंसुलिन इतना ज़रूरी होता है, ठीक। इसीलिए इंसुलिन इतना ज़रूरी होता है ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, ग्लूकागॉन को हम देखते हैं। अब ये देखें, अब ग्लूकागॉन क्या करवाएगा? अब ग्लूकागॉन कब एक्ट करेगा? जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम है, अब ग्लूकागॉन क्या करेगा? अब ग्लूकागॉन सेल्स को बोलेगा बस बस तुमने बहुत खा लिया, अब ब्लड के अंदर शुगर बहुत कम रह गई है, अब तुमने बहुत खा लिया, अब तुम रुक जाओ, ठीक है। सेल्स को क्या करने को कहेगा? अपटेक को डिक्रीज करने को कहेगा, ग्लूकोज के अपटेक को डिक्रीज करने को कहेगा ये ग्लूकागॉन, ठीक है। कहेगा कि अब बहुत ज़्यादा शुगर तुम लोग खा चुके हो और ब्लड से शुगर को मज़ीद और भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग अपना ये खाना पीना बंद कर दो, सेल्स को ये ग्लूकागॉन कहेगा, ठीक है। अब दूसरा काम ये क्या करेगा? ये देखें, अब ब्लड के अंदर ये जो शुगर का लेवल है ये कम हो चुका है। अब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम है, तो इस ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए दूसरा काम क्या करना है? ये क्या करेगा? फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा। फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा ताकि जो शुगर लेवल है ब्लड में वो मेंटेन हो सके, ठीक है। ब्लड में क्या है? शुगर लेवल लो हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। अब उस लो शुगर लेवल को मेंटेन करने के ये तरीके हैं। पहला काम क्या है? इसने क्या कहा? सेल को अब तुम अपना अपटेक बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर नहीं है। दूसरा काम क्या करेगा? फैट्स को तोड़ के वो ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। अब तीसरा काम क्या करेगा? जो ग्लाइकोजन है, जिसको मैंने कहा था कि ये इट्स लाइक अ बैंक, ये क्या करता है? अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोजन क्या करेगा? इसको ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके इसके अंदर से ग्लूकोज को लेगा, ठीक है, इसके अंदर से ग्लूकोज को हासिल करेगा। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट है, ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है। एक और तरीका है नॉन कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज बनाने का तरीका है। प्रोटीन्स को तोड़ के अमाइनो एसिड अगर बनाएंगे ये लोग, तो उससे भी इनको ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। अब ये 4 तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है ये वाला तरीका, ठीक है। अब इन सब के हम नाम कर लेते हैं। अगर अब हम इन सब को नाम दें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा था? इंसुलिन ने कहा सेल्स को कि तुम खाओ, जितना ज़्यादा तुम्हें शुगर चाहिए तुम खाओ, ब्लड से शुगर को कम करना है। तो ये सेल्स क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये सेल्स क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? यहाँ पे ग्लूकागॉन ने कहा है सेल्स को तुम रुक जाओ, अभी तुमने बहुत खा लिया, अब ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
अब इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा रहा था ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के अंदर ग्लूकोज को स्टोर किया जा रहा था। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे इसको हम, ठीक है। और यहीं पे इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जब ग्लूकागॉन ने ग्लाइकोजेंस के अंदर से इस ग्लूकोज को तोड़ के वापस हासिल किया, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहेंगे इसको हम, ठीक है। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और जेनेसिस मीन्स यहाँ पे स्टोर हो रहा है, सही। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे शुगर को कन्वर्ट किया जा रहा था फैट्स में और लिपिड्स में, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लिपोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ग्लाइकोजन ने क्या कराया, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे क्या कराया, उसी फैट का ब्रेक डाउन करके शुगर को हासिल किया जा रहा था, तो लाइपोलाइसिस कहेंगे इसको हम, ठीक है। और ये जो एक हमारा जो एक लौता कंडीशन बच गया है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे इसको हम, ठीक है। न्यू मतलब नया, नया तरीका, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस हम इसको कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अब हम बिल्कुल लास्ट में इस टॉपिक के इसके डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे कि अगर इनकी हाइपो सिक्रीशन हुई तो क्या होगा, और अगर इनकी हाइपर सिक्रीशन हुई तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हाइपर सिक्रीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इंसुलिन की हाइपर सिक्रीशन होती है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा, तो इंसुलिन जब बहुत ज़्यादा बनेगा तो उसमें क्या होगा, आपको पता है कि इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना, उसको मेंटेन रखना। अब जब इंसुलिन का बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो वो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करते करते इतना डिक्रीज कर देगी कि कौन सी कंडीशन हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा, नॉर्मल से भी ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल गिर जाएगा आपका, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन शॉक हो सकता है, ठीक है, अनकॉन्शियस हो सकता है आपका ब्रेन, ठीक है, कोमा में जा सकते हैं या फिर डेथ भी हो सकती है। तो ये सब हो क्यों रहा है, आपको पता है कि हमारा ब्रेन क्या यूज़ करता है, हमारा ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज को ही यूज़ करता है, उसके सिवा कुछ यूज़ ही नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम ग्लूकोज को ही नहीं लेंगे, अच्छा अब बहुत सारी ऐसी डाइट्स आ गई ना, कीटो डाइट्स वगैरह, उसमें तो ग्लूकोज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ वेजिटेबल्स खाएं, ये खाएं, वो खाएं। तो हर चीज़ ही खाना ज़रूरी है, लेकिन उसका एक लेवल होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ आप घास फूस खा के आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। आपके लिए शुगर लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो ग्लूकोज के सिवा कुछ यूज़ करता ही नहीं। तो अगर आपके जिस्म में ग्लूकोज होगा ही नहीं तो फिर ये सारी कंडीशन आपकी हो जाएगी, ठीक है, समझे आप। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मज़े की बात है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंटागोनिज्म कर रहे हैं हम, किसका, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। तो यहाँ पे ये होता है कि ये इजी हो जाता है कि किसी की यहाँ पे अगर हाइपर सिक्रीशन हो रही है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, हाइपो सिक्रीशन होगी। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि अगर इंसुलिन की हाइपर सिक्रीशन नहीं हुई, अगर इंसुलिन अगर ज़्यादा बना तो ये सारी कंडीशन होगी। लेकिन वहीं अगर हम ग्लूकागॉन को देखें तो अगर ग्लूकागॉन की कम सिक्रीशन हुई तो ये सारी कंडीशन होगी, ठीक है, समझ में आया आपको आसानी से। अब हम इसको देखते हैं, अगर इंसुलिन की हाइपोसिक्रीशन हो गई, अगर इंसुलिन कम बना तो उससे क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल विल इंक्रीज, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं इस कंडीशन को। और उसके बाद क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके सेल्स हैं वो खुद ही मतलब आपके ऑर्गन्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, खुद ही अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, अपना बॉडी को ही चोट पहुँचाना शुरू कर देते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में दो चीज़ है, टाइप 1 है और टाइप 2 है। अब जो टाइप 1 है उसकी हम बात करते हैं। ये टाइप 1 में मैंने ये इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों रखा है, डायबिटीज़ मेलाइटिस को हमने इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने कहा है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें जो है अपने ही बॉडी के सेल अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये जो बीटा सेल्स हैं
ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आपको पता है कि बीटा सेल्स जो कहाँ प्रेजेंट था, जो हमारा उस 1% ऑफ एंडोक्राइन पार्ट के ऊपर आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बीटा सेल क्या बना रहा है, आपका इंसुलिन बना रहा है। ठीक है, अगर आपका ये बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या होता है, फिर आपका जो इंसुलिन है, आपकी जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे सेल का मसला है ना, सिर्फ यहाँ पे जो इंसुलिन बनाने वाला सेल है, जो बीटा सेल है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में बाहर से वो जो इंसुलिन के जो शॉट्स दिए जाते हैं वो इस टाइप 1 में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसमें हम इंसुलिन बाहर से दे सकते हैं। तो हम दूसरी कंडीशन के देखते हैं। ये जो टाइप 2 है, ये जो टाइप 2 है, इसको मैंने क्या कहा है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट मैंने इसको कहा है। इसको मैंने इंसुलिन इंडिपेंडेंट क्यों कहा है, क्योंकि इसमें हम बाहर से इंसुलिन नहीं दे सकते, कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें हम बाहर से इंसुलिन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑन सेल्स आर डिस्ट्रॉय। यहाँ पे जो इंसुलिन को रिसीव करने वाले जो सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि इंसुलिन एक क्या है, केमिकल मैसेंजर है। वो हर सेल्स के ऊपर उसके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो हर सेल को हुक्म दे सकता है। ठीक है, अब जब वो रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो किसी सेल को क्या मैसेज दे रहा है, उस सेल को पता कैसे चलेगा। ठीक है, अब इस टाइप 2 में क्या होता है कि उस इंसुलिन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ही डिस्ट्रॉय हो चुके हुए होते हैं। तो आप बाहर से इंसुलिन दे के कुछ नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट कंडीशन है, इसको कहते हैं। ठीक, सो आई होप यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाया है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।